श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं साहित्यकार, कवि और समाज सेवी के रूप में भी अपनी पहचान बना रही पूनम माटिया जी। आपका यूं तो बहुत सारे जीवन के जो आयाम हैं उनसे सरोकार है, उनसे अपना एक रिश्ता है, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक साहित्यकार और कवि के रूप में ही उनकी करवा रहा हूँ। आपका बहुत सारे ऐसे पुरस्कार हैं जिनसे उनको नवाजा गया है, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उनकी ही वाणी से हम जानेंगे कि जीवन को वो किस रूप में समझती हैं, देखती हैं, और एक साहित्यकार की जो चेतना होती है, साहित्यकार के जो सरोकार होते हैं और साहित्यकार की एक जो भूमिका होती है, जो समाज को दिशा दे सके, लोगों को बोध करा सके, उन कुछ प्रश्नों के साथ आज हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैडम, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद कि आज आपने ये अवसर दिया जिसमें हम कुछ मेरे कार्य के बारे में, कुछ समाज के बारे में, कुछ साहित्य के बारे में चर्चा कर सके। आकाशवाणी मथुरा का और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक 4 लाइन की कविता है जो मेरे सामने है और वो आपकी है। मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा कि मैं कविता हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ, सरोकारों के ही शब्दों में मैं ढलना चाहती हूँ, नहीं ये चाहती मैं प्रेम ही केवल उकेरूं, भुलाकर खुद को मैं सूरज सा जलना चाहती हूँ। बेशक। तो प्रकृति का कोई भी उपादान हो, हम आपने सूरज की बात की है, वो नियमित और निरंतर जलता रहता है। आग क्या हमको ऊर्जा देता है, बल्कि जीवन का अगर संचालन हो रहा है तो उसके पीछे वो शक्ति और ऊर्जा ही है जो सूर्य से दिन प्रतिदिन और निरंतर निष्पादित होती रहती है। तो क्या मैं समझूं कि एक व्यक्ति का जो समाज में है, व्यक्ति के रूप में आया है, उसका मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या यही नहीं होना चाहिए कि वो खुद जले और सबको दिशा भी दे, रोशनी भी दे और बोध भी कराए? तो एक साहित्यकार के तौर पे मैं जानना चाहता हूँ कि व्यक्ति होने के नाते समाज में उसकी जो भूमिका है, उसकी जो सरोकार है, उनको आप कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया डॉक्टर साहब आपने कि आपने सूरज की बात की और मैंने कहा था भुलाकर खुद को मैं सूरज सा जलना चाहती हूँ। मैं कविता हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ। तो बात सूरज की है तो सूरज के लिए कुछ पंक्तियां हैं कि रोज रोज का सिलसिला सदियों से अविराम, रोज रोज का सिलसिला सदियों से अविराम, सूर्य देव को है मिला कहाँ कभी विश्राम। क्या बात है। तो बात यह है कि सूर्य से तो हमने प्रेरणा, सूर्य से हम सब ऊर्जा ग्रहण करते हैं और वो ऊर्जा हमारे अंदर संचालित होती है और हम सारे कार्य करते हैं। तो वो ऊर्जा प्रेरणा का कार्य भी करती है। और ये साहित्य तो कहा ही जाता है सहित, जो समाज के हित के लिए कहा गया हो। तो अगर हमारा साहित्य, हम कुछ ऐसा नहीं लिख पाते या ऐसा नहीं कह पाते जो समाज को उसका आईना तो दिखाए, लेकिन सिर्फ आईना दिखाना ही साहित्य का कार्य नहीं होता है। उस दशा दिखाना अलग बात है, लेकिन दिशा देना भी अलग बात है। समस्या बताना अलग बात है, समस्या के हल से जोड़ना भी एक साहित्यकार का काम है। तो मैं ये समझती हूँ कि बतौर साहित्यकार, हालांकि मैं खुद को साहित्यकार तो नहीं मानती क्योंकि जो लिखा है कुछ 7-8 किताबें ही लिखी हैं अभी, लेकिन हाँ, साहित्य की हर विधा में लिखा है, गीत लिखा है, कविता लिखी है, छंद, मुक्त छंद लिखे हैं, कहानी लिखी है, लघु कथाएं लिखी हैं, संस्मरण लिखे हैं, यात्रा वृतांत लिखे हैं। तो जो भी हम लिखें उसमें ये तत्व तो होना ही चाहिए कि वो समाज के काम आ सके, दिशा दिखा सके। जैसे कि एक मेरी कविता सीहोर मध्य प्रदेश में स्वच्छता अभियान का वो आधार बनी। तो उसमें मैंने बहुत साधारण बच्चों के लिए लिखा था कि बच्चों पूनम लगाए गुहार, कूड़ा डालो बिन में हर बार। तो बिन में कूड़ा डालना जिसे सिखाना पड़ा कि भी आपका देश है, स्वच्छता जरूरी है। तो एक कविता के माध्यम से अगर हम ये संदेश बच्चों तक पहुंचाते हैं, और खाओ चॉकलेट टॉफी जितनी बार, आइसक्रीम से भी कर लो प्यार, पर छिलके रैपर ढक्कन खाली, सड़क पे फेंकना गलत व्यवहार। तो कविता सार्थक तभी होती है जब उसमें एक संदेश निहित हो और वो कुछ अपना कार्य कर जाए।
जी बिल्कुल। और इसमें जो आपने बहुत सही कहा, एक ऐसे पहलू को जो माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब आए जी। और उन्होंने जब इस पहलू को छुआ तो लोगों ने दोनों ही तरह से उसको लिया। सकारात्मक पहल थी, सकारात्मकता में ही ज्यादा लिया गया, लेकिन कहने वाले तो ये भी है कि इतनी छोटे काम के लिए क्या पहल करना। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं आज के भागदौड़ के जीवन में इस जो भौतिकता आज इतना हावी हो गई है, तो जो संवेदना है, जो सरोकार है, जो संबंध है, जो भावनाएं, वो बहुत पीछे चली जा रही है। तो हमें उन छोटी छोटी चीजों को भी दिशाबोध देना पड़ रहा है कि ये भी महत्वपूर्ण है। स्वच्छता जैसा पहलू भारतीय संस्कृति में कम से कम जो हमेशा से जिसको पहले लिया गया, नहा के खाइए, धो के खाइए। हाँ। है? और अगर कच्चा भी है तो कम से कम जो है लीपन पोतन करके खाइए। हाँ। किचन में तो बहुत स्वच्छता की बात है। तो ये चीजें चूंकि आज छूटती जा रही हैं, संवेदनाएं पीछे हो रही हैं, तो क्या लगता है कि साहित्य को फिर यूं तो हम चेतना की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन अब पीछे लौट के भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सूरज से हम वहीं से लेते हैं कि सूरज कभी विश्राम नहीं चाहता है। हम शायद क्या कुछ पाके उसकी कल्पना करते हैं कि एक समय ऐसा आए जब हम विश्राम करें, लेकिन विश्राम शायद प्रकृति में है नहीं। विश्राम का मतलब कुछ अलग ही है। तो जीने की कवायद में शायद हम जीना ही भूल गए, इसीलिए शायद बहुत सारी चीजें पीछे रह गई। हाँ, आपने इस बिंदु में बहुत सारे बिंदु उठा दिए, और बात यह है कि हम पीछे भी देखें और हम विश्राम भी करें। तो अलग अलग बात है। देखिए, जो हमारा भूतकाल है उससे पीछा नहीं छूट सकता। जी जी। वो तो आधार है हमारे वर्तमान का, और फिर जो वर्तमान में हम करेंगे वो आधार बनेगा भविष्य का। तो भूतकाल को तो देखना ही है। और हमारी सनातन की जो परंपराएं रही हैं, वो परंपराएं, मैंने कहीं कहा था कि वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए। क्या बात है। धरती जल वायु आकाश सबका संबंध बता गए। नदियां वन तालाब तलैया पूज पूज कर साफ रखे। धर्म आवरण के भीतर वैज्ञानिक सोच भी साफ दिखे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम दिनम दिनम में करते हैं, जो हमारा रोज का काम है, उसमें बहुत ये होता है कि ये काम हम क्यों करते हैं। हमें रोज ये समझाया नहीं जाता है कि इसका रीजन ये है, इसका कारण ये है, लेकिन वो हमारी जीवनचर्या में ऐसे बुन दिए गए हैं सनातन की कि वो अपने आप ही जो है वातावरण का, पर्यावरण का, हमारे संस्कारों का जो है काम होता रहता है। तो जो जैसे भी अगर वेदों की बात करें तो उसमें 20 सहस्र अधिक मंत्र हैं, तो वो भी पहले लिख दिए गए। तो हमको लौट के तो वहां हम जा नहीं सकते, लेकिन हमें देखना तो होता ही है। एक शेर भी होता है ना, आगे चलता है फिर जाके एक हाइट पे जाके पीछे मुड़ के देखता है, कहते हैं सिंहावलोकन। तो हाँ, तो वो सिंहावलोकन तो करना ही पड़ता है। जब तक हम पीछे नहीं देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम कितना आगे आ गए हैं। और आगे की दिशा तय करने के लिए भी बहुत जरूरी है कि पीछे देखें और पीछे से सीखें और आगे बढ़ें। जी 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 जी। तो मतलब हम किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते। जीवन के हर आयाम को हमें देखना भी होगा, सहेजना भी होगा, जीना भी होगा। और सूरज की बात तो डॉक्टर साहब हमेशा ही लागू है कि रोज निकलना, रोज ढलना पड़ता है। सही बात और चलना पड़ता है। हमारे डॉक्टर कुंवर बेचैन जी कह गए हैं मेरी किताब की ही भूमिका में। मेरी एक पुस्तक आई थी जिसकी भूमिका उन्होंने लिखी, अभी तो सागर शेष है। तो मैं देख रहा हूँ उसमें। जी। तो उन्होंने उस भूमिका में लिखा कि पूनम जो बहा वो रहा। समय के सतत प्रवाह में अगर आप प्रभावशील नहीं हैं, आप नहीं बहा, आप उसके साथ नहीं बहते, आपकी कविता उसके साथ नहीं बहती, आपकी सोच उसके साथ नहीं बहती, तो बिल्कुल वही बात हो जाएगी कि जो रुका हुआ पानी है वो गंदला हो जाता है। जी, जो बहता रहता है वो पवित्र रहता है। बहना पानी का धर्म है, रुक जाना फिर वो पानी होने का भाव भी खो देता है। तो सही बात है। तो उन्होंने यही कहा कि जो बहा वो रहा, जो रुका वो चुका। जी जी। तो चुकना नहीं है, चलते तो रहना ही जी। आपने कुंवर बेचैन साहब की अपने जिक्र किया, बहुत अच्छे गीतकार, संवेदनाओं के
चितेरे रहे उसमें। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे ले जाऊं, उसमें ये जानना चाहता हूं कि जो भाव पक्ष है जीवन का, व्यक्ति का, समाज का, क्योंकि वो पहला रूप है, सूक्ष्म रूप है, वो शायद कहीं छूटता जा रहा है उसमें। अब हम स्थूल उसमें ज्यादा होते जा रहे हैं, संबंधों को भी बहुत स्थूल रूप में देख रहे हैं, लेकिन संबंध एक्चुअल में स्थूल है नहीं, उनके पीछे त्याग है, बलिदान है, सेवा है। लेकिन ऐसी जो चीजें हैं आज कहीं ना कहीं बेईमानी सी लगती है व्यक्ति को लगता है कि जैसे माँ बाप की ही बात करूं मैं, आजकल हम बच्चों के करियर को लेके बहुत सजग हो गए, लेकिन सजगता सिर्फ इस रूप तक हो गई है कि आज पैसा है, बच्चे को आपने एक लैपटॉप दे दिया, एक 10x12 का एक एसी लगा के कमरा दे दिया, और उसका विद्यालय, उसकी पुस्तकें, और उसके संसार को आपने इतना छोटा कर दिया है कि अपेक्षाएं तो बहुत है, और आप अपनी तीसरी वहां मान लेते हैं कि मैंने उसको ये सुविधाएं दे दी, अब मैं उससे जो अपेक्षा चाहता हूं वो पूरी वो करे। लेकिन उसमें कई बार बड़ी विद्रूपताएं आती हैं, बड़े कष्ट होते हैं, और बड़ी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जिनको हम फिर ताउम्र याद भी नहीं पश्चाताप करते हाँ। हैं। तो क्या संबंध इस तक है कि हम भौतिक सुख सुविधाओं में ही उनको देखें, तरासें और जिए, जबकि वो तो भाव रूप में और संवेदनाओं के रूप में ज्यादा जीवंत रहते हैं उसमें? बिल्कुल, भाव तो महत्वपूर्ण है ही। जैसे कविता में भी कहा जाता है कि सबसे पहले तो भाव महत्वपूर्ण है, शिल्प तो उसके बाद आता है। तो संबंधों की जो बारीकियां हैं, केवल जिसे कहते हैं मटेरियलिस्टिक तौर पर जो हम उनको चीजें उपलब्ध करा दें, सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दें, और फिर उनसे अपेक्षा रखें कि वो पूरी करेंगे, तो ये कुछ ज्यादा हो जाता है कि एक तो ये तो बदले की बात हो जाती है, अदला बदला। मैं तो यहाँ तक भी कहती हूँ, देखिए डॉक्टर साहब, कि अगर आप आजकल ये चलन चल गया है कि वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, तो वृद्धाश्रम क्यों बढ़ रहे हैं? अगर हम उसके जड़ में जाएं, क्योंकि हर चीज की जड़ तो होती है, तो अगर आजकल कहीं या पिछले कुछ दशकों से 60 के दशक के बाद से 70 के बाद ज्यादा बढ़ गया, जब महिलाएं भी जॉब करने लगी और दोनों जॉब कर रहे हैं। अब बच्चे को आपने किसी क्रैश में डाल दिया है या उसे जल्दी स्कूल भेज दिया है, तो बच्चे को आप क्रैश, अब आजकल अमीर माँ बाप हैं, दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे को वो अच्छे से अच्छे क्रैश में डालते हैं, अच्छी सी अच्छी सुविधाएं देते हैं, ये देखते हैं कि यहाँ पे टीचर बहुत अच्छी हो। तो जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उनको अच्छे से अच्छे वृद्धाश्रम में डालते हैं। हाँ, जहाँ सुख सुविधा उसका मन नहीं कचोटता कि मैंने क्यों इनको वृद्धाश्रम में रखा, क्योंकि आपका मन नहीं कचोटा जब आपने उसको क्रैश में रखा। आप उसको अपने से दूर भेजते रहे कि एक अच्छी सी नैनी उसको पाल लेगी, एक क्रैश में वो पल जाएगा, क्रैश में सब सुख विदा है। तो जब आपने नहीं किया तो वो क्यों, उसका मन क्यों कचोटेगा? तो संबंधों की बात तो यही है कि तुम्हारे मतलब आपने अगर नहीं जिया, हाँ, तो या आपने अपने हिसाब से जिया संबंधों को, तो वो भी अपने हिसाब से जी रहा है, उसमें फिर कोई उसमें विरोधाभास क्यों देखते हैं? बिल्कुल यही मैंने कहा है इस बारे में कि तुम्हारे हैं तो फिर संभालो इन्हें तुम, तुम्हारे हैं तो फिर संभालो इन्हें तुम, करो आज कल पर न डालो इन्हें तुम, बिखर जाएंगे रिश्ते टूटे जो बंधन, बड़ो और गले से लगा लो इन्हें तुम। तो भावपूर्ण संबंध, तो भाव तो जब तक प्रबल नहीं होगा तो तब तक किसी भी संबंध का आधार नहीं होता है। केवल बदले की दुनिया नहीं है ना, तो आपका ये गिव एंड टेक की बात करते हैं कि हमने आपको ये दे दिया, अब आप ये करो, आपको सुंदर सा, जैसे आपने कहा कि आपका रूम डेकोरेट कर दिया, ये कर दिया, अब यहाँ बैठो और वो रिजल्ट दो जो हम चाहते हैं। ये नहीं होता है। जिंदगी 2+2=4 नहीं है। जिंदगी में इधर भी है उधर भी है। जिंदगी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है, और बच्चों के साथ और अपनों के साथ संवाद बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अब मैं तो ये भी देखता हूँ, आपने तो बहुत काम किया है साहित्य में भी और बहुत सारे आयामों को आपने छुआ है। सिर्फ
वो संबंध नहीं जो ब्लड के हैं, परिवार के हैं, समाज के हैं। अब तो ईश्वर के साथ भी संबंध बहुत सतही हो गए, बहुत मतलब हम ये कहते हैं कि 1.25 रुपए के प्रसाद में हम 1.25 लाख पाना चाहते हैं। तो ईश्वर को भी क्या हम समझ में नहीं आता। तो आपने राम को लेकर के काफी कुछ लिखा है, आपने अपनी कुछ चेतना की उन चीजों को झकझोरा है लोगों के साथ। तो क्या हम वाकई में वो जो संबंध हो सकते हैं, ये तो बड़ा मतलब व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध ही बहुत आत्मीय होने चाहिए, लेकिन अपने इष्ट और अपने आराध्य के साथ के संबंधों को तो ऐसा होना चाहिए कि वो दिखने भी नहीं चाहिए। फिर एक दिखावा सा क्यों हो गया है, फैशन सा क्यों हो गया है, ऐसा चलन हो गया है कि पहले दिखना चाहिए, निभे या ना निभे इसमें। हाँ, दिखना चाहिए। तो आपने बहुत आज की समय की जिसे कहते हैं नस पे आपने हाथ रख दिया है, क्योंकि वो 2 बातें होती हैं आजकल सोशल मीडिया पे। अगर आपने कुछ काम किया है तो दिखना चाहिए, और अगर आप दिखते नहीं हैं तो आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड हो जाता है। तो जो दिखता नहीं है तो इसका मतलब वो निष्क्रिय है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो दूसरी बात आपने कही कि राम की बात, तो राम के ऊपर भी मैंने लिखा। राम के ऊपर एक अलग तरीके से लिखा है डॉक्टर साहब। जी। मैंने लिखा है कि राम कथा के पात्रों पे लिखा है। तो सबसे पहले तो क्योंकि राम कथा है तो राम के बारे में ही लिखा कि रात दिन नाम उसका ही जपना हुआ, बंद आंखें खुली जब वो अपना हुआ, क्या बात। मुश्किलें हल हुई पथ सुगम हो गए, राम की जब लगी लौ में तपना हुआ। क्या बात है। और राम की कथा में बहुत से पात्र आते हैं। आप देखिएगा कि एक पात्र आता है मंथरा। तो उसकी बात करूं मैं आपसे कि राम को जो चुभा शूल थी मंथरा, क्या बात है। दुख अवध को मिला मूल थी मंथरा, और माना अपराध के कैसे ही हुआ, सोच पर जो पड़ी धूल थी मंथरा। क्या बात है। तो राम कथा के पात्र तो ऐसे पात्र हैं कि आप उनसे सीखें, उनके बारे में जानें। बल्कि मैंने अलग अलग पात्रों के बारे में लिखा है कि वो खगों में निराले जटायु ही थे, पर कटे पर जियाले जटायु ही थे, सिय दशानन के द्वारा हुई अपहरित, सूचना देने वाले जटायु ही थे। क्या बात है। तो राम कथा के पात्रों पर लिखते लिखते तो मैंने ये भी सोचा डॉक्टर साहब की आजकल बड़ी जैसे किसी भी ऑफिस में जाएं तो उस ऑफिस में अधिकारी से मिलने पहले उसके जो गेट पे बैठे हैं उनके असिस्टेंट, उनसे बात करनी पड़ती है निश्चित तौर पर। हाँ, तो मैंने कई सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है जीवन में। तो मैंने ये कहा, लोग पूछते हैं इसी मामले में कि राम को पूजें कि हनुमान को पूजें, पहले किसको पूजें, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर बहुत हैं। तब मैंने ये कहा कि राम भक्ति का द्वार है हनुमत वेद विधान, सहज मिले श्री राम भी भज लें यदि हनुमान। क्या बात है, क्या बात है। तो ये दुनिया का लॉजिक है कि आपको कहाँ से होकर गुजरना पड़ता है। तो राम तक पहुंचने के लिए हनुमान जी भी हमारे और हनुमान स्वयं के उस नाम में जो लिखा हुआ है, शायद अगर एक छोटा सा उनके नाम का विश्लेषण ही कर लें कि जो अपने मान को दबा दे, जो अपने सम्मान को छुपा दे, वो हनुमान है। हाँ। तो ये अगर व्यक्ति शायद समाज में आज कर ले तो कद उसका बहुत बड़ा हो जाता है। अभी आपने दिनकर विमर्श को लेकर के भी एक जो पुस्तक आ रही है उसमें एक संपादन का काम किया। तो मैं पहले बेचैन जी का जिक्र आप कर रही थी, सूर्य का आपने जिक्र किया, लेकिन दिनकर भी उसी कड़ी के हमारे साहित्यकार हैं जिन्होंने वो लिखा है जिसको अगर हम थोड़ा सा भी समझ लें, आत्मसात कर लें तो पथ आसान हो जाता है, रास्ते निकल आते हैं, चीजें दिखने लगती हैं जो जिस मायने में, जो जिस रूप में है। तो क्या मैं अगर ये पूछ लूं कि दिनकर आज कितने प्रासंगिक हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि दिनकर के माध्यम से हम जीवन को कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? देखिए, आपने उस जगह लाके खड़ा किया है जहां मैं आजकल काम कर रही हूँ जी, और जो मेरी सोच का विषय भी है और कार्य क्षेत्र भी है जी।
तो बात दिनकर की है। और ये मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आपने सूर्य से शुरू करके सूर्य पे ही लेके आए हैं। तो उनका नाम तो रामधारी सिंह दिनकर था। लेकिन जो दिनकर जो उपनाम लगाया उसको उन्होंने इतना सार्थक किया है, इतना सार्थक किया है कि हर अंधेरे में उनका जो सूर्य है वो चमकता है, आपका मार्ग प्रशस्त करता है। और आज के माहौल में दिनकर एक कालजयी रचयिता है। उनकी कविताएं, उनका लेखन, चाहे वो संस्कृति के 4 अध्याय हो, चाहे हुंकार हो, चाहे रसवंती हो, चाहे उनका कर्ण वाला जो उनका रहा है कुरुक्षेत्र वो रहा हो, तो हर जगह उन्होंने ऐसा लिखा है जो लिखा आप भूतकाल के जो हमारे पुराणों के इतिहास लेके लिखा, लेकिन उस पर उन्होंने अपना कार्य किया और उसके बाद उसको आज भी प्रासंगिक रखा। अब जैसे कर्ण की बात कर लें, कुरुक्षेत्र की बात कर लें, तो उन्होंने ऐसा लिखा कि एक जाति जो है वो बड़ी बात नहीं है, आपका कार्य, आपका संबल, आपका भुजबल जो है बड़ी बात, आपका मनोबल भुजबल बड़ी बात है। तो ऐसे ही दिनकर की एक किताब आ रही है बहुत ही जल्दी, मुझे लगता है इस जुलाई में ही आ जाएगी, दिनकर विमर्श, जो एक शोध पत्रों का संकलन है। और दिनकर की 117वीं जयंती पर जो शोध पत्र प्रस्तुत किए गए, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस किताब पे मैं काम कर रही हूँ डॉक्टर दिनेश के साथ जी। और इसमें मेरा शोध पत्र भी है जो दिनकर की उर्वशी पर केंद्रित है, दिनकर की उर्वशी में मनोविज्ञान। तो अगर एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ, जैसे होता है परकाया प्रवेश, परकाया प्रवेश इतना आसान नहीं है। बिल्कुल शंकराचार्य जी ने किया था अपना वो जो शास्त्रार्थ को जीतने के लिए, कि एक महिला, एक राजा के शरीर में उन्होंने प्रवेश किया था ताकि वो काम अध्यात्म सीख सके। जी। तो दिनकर की जो आप सोच देखिए, वो ओज के कवि रहे, वो स्वतंत्रता के लिए काम किया, लेकिन उर्वशी में जो उन्होंने कार्य किया, जो उन्होंने मनोवैज्ञानिक चिंतन वहां रखा है, ये मेरे पूरे शोध पत्र का आधार है कि वह एक स्त्री के मन की बात ऐसे जानते हैं, ऐसे लिखते हैं जैसे वो उस जीवन को जी रहे हो, चाहे वो एक परी है, जैसे स्वयं स्त्री बोल रही है। बिल्कुल जी। ऐसे जैसे वो ऊपर काया प्रवेश कर गए, इतनी बड़ी सिद्धि जी। जिसकी सिद्धि मनोविज्ञान जानने के लिए नेचुरली उसके पीछे जाना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, बिल्कुल, तब वो शब्दों में आता है। अगर जिएंगे नहीं तो शब्द शायद मायने नहीं रखते, बिल्कुल। तो वो लिख पा रहे हैं, इसका मतलब वो उससे भी परे जा पा रहे हैं, उससे परे जा पा रहे हैं। वो एक रानी के मन की बात समझ रहे हैं, वो एक अप्सरा के मन की बात समझ रहे हैं, वो एक ऋषि पत्नी के मन की बात समझ रहे हैं, वो एक स्त्री के मन की बात समझते समझते एक पुरुष राजा पुरूरवा के मन की, जो लगातार द्वंद्व में है, और जो पुरुष का मन होता है उसका, वो तो वो समझते ही हैं, उसके साथ वो स्त्री का मन भी समझ रहे हैं कि रात गई बात गई ना हो जाए कहीं, आज ये राजा मेरे साथ है, सुबह भूल जाएगा मुझे, ऐसे अपनी पत्नी को छोड़ा है। सही बात है। तो वो इतना अच्छा उन्होंने कार्य किया है, एक एक चीज पर कार्य किया है। तो उनका चाहे वो ओज काव्य हो, चाहे संस्कृति के 4 अध्याय हो, वो आज भी उतने प्रासंगिक है और मुझे लगता है आगे भी रहेंगे, क्योंकि हमें उनसे सीखने को मिलता है। जी। चलते चलते यहाँ उर्वशी की बात आ गई, तो मैं इस बातचीत को यहीं खत्म करना चाहूंगा। स्त्री विमर्श की बहुत बात होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री विमर्श क्यों होना चाहिए? स्त्री के तो आधार है, स्त्री के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो आधार है, जो सर्वव्यापक है, जिसके बिना हम किसी प्रकृति की कल्पना ही नहीं कर सकते, प्रकृति के बिना आप बताइए क्या हम हो सकता है। तो स्त्री जो जननी है, जो मतलब जीवन के जितने रूप हैं उस सबका संबल तो स्त्री है। तो क्या सिर्फ विमर्श करके छोड़ देना इतना ही उसके लिए काफी है? उसके लिए तो हमें सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप स्वयं इस विमर्श की वो भी हैं, और आपके उससे ही जानना चाहता हूँ कि क्या इसका कुछ हम ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा को बहुत थोड़ा दे करके संतुष्ट कर देना चाहते हैं? बिल्कुल। साहित्य में विशेष
सिंह साहब, आपने जाते जाते ऐसे विषय पे छेड़ा है जो खुद एक पूर्ण चर्चा मांगता है। जो बिल्कुल स्त्री विमर्श, जो मैं अगर इसके जड़ में जाऊं तो स्त्री विमर्श भारत के लिए है ही नहीं। क्योंकि हमारी संस्कृति में तो देवी तुल्य है माँ स्त्री। मैं यही आपसे कहलवाना चाह रहा था कि जहाँ ये जिस संस्कृति में ये लिख दिया होगा कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, बिल्कुल, तो वहां फिर ये अब कहीं उसको छोटा करके देखना है। हाँ, मैं बहुत शॉर्ट में आपको इसकी जो मेरा सोच है वो बताती हूँ कि जैसे हमारी सनातन संस्कृति में स्त्री का स्थान हमेशा ही पुरुष से ऊपर रहा है। और स्थान ऊपर और नीचे की बात नहीं है, दोनों की जो शारीरिक और मानसिक संरचना है दोनों की अलग है, और वो मिलके दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। तो इसमें किसी से कंपटीशन की बात ही नहीं है कि भाई मेरे को हक मिलना चाहिए। ये एक हम गलत अनुसरण कर रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति का, जहां उनके यहाँ स्त्री को वोट देने लायक, मतदान देने लायक करने में भी सदियां बीत गई। हमारे यहाँ तो शुरू से स्त्री की जो राजा, उसको राजा महारानी की राय लिए बिना कार्य नहीं करते थे, और फिर इतनी विदुषी स्त्रियां हुई हैं। और आपने तो सीता के बारे में पढ़ा, आपने मैत्री, पुष्पा, गार्गी सबके बारे में पढ़ा, तो इतनी हुई है। ये तो बीच में कुछ साल जो कुछ कालखंड ऐसा आ गया जहां स्त्री को भोग्या बना दिया गया, और उसको उस भोग्या रूप के कारण छुप के रहना पड़ा। अब वो जो छुप के रही तो उसे बाहर निकलना पड़ा, तो जो बाहर निकलना है वो स्त्री विमर्श के नाम से बाहर आ गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्त्री को किसी से भी तुलनात्मक अपने आप को देखना चाहिए। और तुलना तो ये है कि खुद से कीजिए तुलना बारंबार, खुद से कीजिए तुलना बारंबार। तुलना उत्तम है अगर विकसित करे विचार, स्पर्धा उत्तम है अगर विकसित करे विचार। तो स्त्री और पुरुष का दोनों का जो संरचना है बॉडी की, माइंड की, वो इस प्रकार है कि दोनों अर्धनारीश्वर का हमारे यहाँ संकल्पना है। हाँ, तो कोई किसी से ज्यादा नहीं है। और मैं इसको पूरक है। प्रकृति में पूरकता बड़े मायने रखती है कि हम छोटे हों या बड़े हों, लेकिन किसी काम से जुड़ करके उसको पूरा कर देते तो महत्व तो बराबर का हो जाता है। तो यही भारतीय संस्कृति में स्त्री पुरुष के बीच का संबंध है कि हम बिल्कुल यही कहते हैं कि स्त्री कई रूप दिखाती है, माँ का, पत्नी का, तो उसके साथ पुरुष भी तो पिता का, पति का पिता रूप दिखाता है, तो उसी सारे रूपों में वो भी है। तो लेकिन ये तो तय है कि स्त्री के अंदर क्षमता ज्यादा है, क्योंकि वो धारण करती है, वो सृजन करती है। तो उसको किसी टेस्ट की, किसी विमर्श की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। मैंने तो कहा ही है कि जिंदगी को आजमाना जानती हूँ, जिंदगी को आजमाना जानती हूँ, मैं गमों में मुस्कुराना जानती हूँ, और तुम लगाओ आग लेकिन देख लेना, मैं भी अपना घर बचाना जानती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो श्रोताओं, आप थी पूनम माटिया जी। आप साहित्यकार, कवि, सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत सारे जीवन के बहुत सारे ऐसे पहलू, आयाम जिन पर वो लिखती हैं, सोचती हैं, और बल्कि ये सब करने के साथ साथ उस जीवन को जीती भी हैं जो आपके सामने कुछ शब्दों के मायने में थोड़े से समय में रखा। पूनम जी, आज आप आई और इस साक्षात्कार के माध्यम से हमारे श्रोताओं से जुड़ी, कुछ उन बिंदुओं पर अपने विचार रखे जो हमारे जीवन से सरोकार रखते हैं। जीवन तो बहुत बड़ा है, उसके आयाम भी बड़े हैं, चीज़ें भी बड़ी हैं, लेकिन समय सीमा में बंधे हुए हैं लोग हम। आज आपका धन्यवाद भी करते हैं और इस कार्यक्रम को भी समापन करते हुए श्रोताओं से विदा लेते हैं। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे प्रसन्नता हुई कि हमने कई विषयों को छुआ, और फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे अगर आपने चाहा तो। जी। जीवन माया चक्र है, जैसे चाक कुम्हार, और जैसी थापी कर्म की वैसा ही आकार। जी, चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ। अभी फिलहाल नमस्कार।